कार्बन और उसके यौगिक। जैसा कि हम जानते हैं जो कार्बन तत्व होता है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, और जितने भी हमारे पदार्थ हैं, खाने पीने वाले हैं, चाहे वो इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, अधिकतर पदार्थों में कार्बन तत्व पाया जाता है। अगर हम वातावरण की बात करें, हवा की बात करें, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जितने भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं, सभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। जितने भी हमारे जीवधारी हैं, मनुष्य हैं, वो भी सब सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है। इस प्रकार से कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमेशा रिलीज होता रहता है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से अवशोषित करके अपना खाना बना लेते हैं, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कार्बन भूमि में 0.02% होता है और वातावरण में, हवा में 0.03% होता है। अगर कार्बन की मात्रा इससे अधिक वातावरण में बढ़ जाती है तो वह वातावरण प्रदूषित कहलाता है, और ये सांस लेने में दिक्कत करता है। इसी का एक जो गैस है वो इसकी संयोजी गैस है इसके, और उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इससे कई गुना ज्यादा जहरीली होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी कमरे में या किसी घर में या किसी जगह पे बढ़ जाती है तो वो जहरीली होने के कारण क्या होते हैं, वहां पर जीव जंतु बेहोश हो जाते हैं। कार्बन जो है एक अधातु तत्व है, कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका संकेत हम C है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका एटॉमिक वेट या परमाणु भार 12 होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बन की संरचना, कार्बन के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु संरचना देख लीजिए, नाभिक में, इसके नाभिक में हमारे 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हम जानते हैं, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन संख्या होती है परमाणु भार माइनस परमाणु द्रव्यमान। ये भी हमने देखा कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हमने देखा था कि अधातु की संयोजकता क्या होती है, अधातु की संयोजकता होती है 8 माइनस सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने देखा कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन तत्व है, इसके परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी संयोजकता हमने कितनी निकाल दी भाई, 4, संयोजकता 4। अब संयोजकता का मतलब क्या होता है कि इस पे जो भी कोई तत्व आएगा या जो भी किसी तत्व का परमाणु आएगा वो संख्या में 4 होने चाहिए, जिससे इसके चारों बॉन्ड बन जाएं। देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखते हैं C। देखिए C के 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा क्या बनता है, CH4 बनता है। और CH4 क्या होता है, इसे मीथेन कहते हैं। ये इसका अणुसूत्र होता है और ये इसका क्या है, संरचना सूत्र। हमने ये भी बात की थी कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें उनकी संयोजकता का ज्ञान होना चाहिए और उनके परमाणु संकेत पता होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है CaO, तो हमने देखा कैल्शियम की संयोजकता, जो कैल्शियम होती है हमारी क्या होती है, एक धातु तत्व है, और धातुएं जो होती हैं वो प्लस में संयोजकता दिखाती हैं या धनात्मक आयन बनाती हैं, या उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ देखिए कैल्शियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं प्लस चिन्ह को। ऑक्सीजन क्या है, कैल्शियम की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होता है, और ये नियम होता है कि जब हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो अधिक ऋणात्मक तत्व को हम कहाँ लिखते हैं, दाहिनी ओर लिखते हैं। अधिक ऋणात्मक तत्व को हम दाहिनी ओर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए। और
धनात्मक को हम क्या लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, और उनके नीचे उनकी संयोजकताएं लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इस तरीके से हमें सूत्र मिलता है, उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। अब हम देखेंगे कार्बन जो है इसके यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। देखिए भाई, कार्बन के यौगिक कैसे बनते हैं। देखिए, जिस ब्रांच में रसायन विज्ञान की जिस ब्रांच में हम कार्बन से संबंधित उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होती है, अब हम देखते हैं कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, या इसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। देखिए, हमने देखा था रसायन विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें कार्बन से संबंधित यौगिक होते हैं, या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा अवश्य होती है। देखिए, वो दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा अकार्बनिक होते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। अब अकार्बनिक क्या होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक, मतलब इनमें अकार्बनिक जो होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि उनमें कार्बन हो। जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ HCl, HCl में कार्बन है, नहीं है। अगर हम लिखते हैं H2SO4, इसमें कार्बन है, नहीं है। तो ऐसे सारे यौगिक जो होते हैं वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन इनका किया जाता है। अब जैसे मैं लिखूं CH3, COOH, अब देखो यहाँ कार्बन है, तो आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जिस भी यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। तो हम देखते हैं इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में देखिए, हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन, ये सब देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई। पहले तो हमने देखा कार्बनिक रसायन क्या है भाई। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है, जो कार्बन से संबंधित यौगिक होते हैं या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा अवश्य होती है या कार्बन अवश्य उपस्थित होता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। और हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। इनको ये कहते हैं एल्केन। पहले होता है एल्केन। क्या होता है एल्केन। फिर होता है, ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है एल्केन, सही लिखा है एल्केन। फिर होता है एल्कीन। या इसे कहते हैं एल्कीन। और तीसरा नंबर होता है एल्काइन का, एल्कीन। ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है वो 3 भागों में चले गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए ANE, और यहाँ क्या आता है ENE, और यहाँ आता है बाई ANE, ENE और बाई दिख रहा है भाई। हाइड्रोकार्बन
कार्बनिक यौगिक, क्लियर है? कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन उसमें जरूर होगा। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन के नाम होगा तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और हाइड्रोजन और कार्बन के संबंध जो हमारे ग्रुप होते हैं उनको हम इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 भागों में। और पहले भाग को देखिए, ए नहीं होता है इनके लास्ट में, इनके लास्ट में ये नहीं होता है, इनके लास्ट में बाई नहीं होता है। अब ए नहीं होता है तो इनमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने देखा था सी, और यहाँ पर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो डबल बॉन्ड होगा, ये यहाँ पर क्या होगा सी, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बाई एनी का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ई एनी का मतलब होता है सिंगल डबल बॉन्ड, और ए एनी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। समझ लो भाई, अगर हमारे पास ए एनी लिखा होता है एल्केन होगा तो एल्केन में जितने भी बॉन्ड होंगे वो सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, और अगर हमारा एल्कीन होगा या जिसके लास्ट में ये होगा वहां पर डबल बॉन्ड होगा, एक अवश्य डबल बॉन्ड होगा। और अगर एल्काइन है तो बाई एनी लास्ट में होगा और वहां उनके बीच में उपस्थित एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा। तो ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था जब बंध बनाते हैं हमारे तत्व के परमाणु बंध बनाते हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो डबल बॉन्ड। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनों के ही ऊपर सारी कथा है। इलेक्ट्रॉनों के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो कुछ भी नहीं बचेगा। आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख रहे हैं कार्बनिक रसायन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला तत्व ये श्रेणी कहलाती है, तो हम क्या कहते हैं, श्रेणी। हाइड्रोकार्बन श्रेणी भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रेणी। क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रेणी। हाइड्रोकार्बन श्रेणी कैसे बनाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और इस एल्केन श्रेणी का पहला तत्व हमारा क्या है, मीथेन। पहला क्या है, मीथेन, जिसको हम कैसे बनाते हैं भाई, एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया। ये इसका क्या है, संरचना सूत्र, मीथेन का संरचना सूत्र। और ये CH4 इसका क्या है, इसका अणु CH4। तो ये हमारा क्या है, एल्केन श्रेणी का पहला तत्व। एल्केन श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है, मीथेन। अगर हम दूसरे की बात करें तो उसमें कार्बन क्या हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो 1 तक। अगर 1 है तो इसमें 1 कार्बन होगा, 2 है तो 2 कार्बन होंगे, 3 है तो 3 कार्बन होंगे, 4 है तो 4 कार्बन होंगे, 5 है तो 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन, 6 है तो 6 कार्बन होंगे। देखिए 3 और 3 6, और इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ये दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये बनते चले जाते हैं। 10 तक हम देखेंगे। अगर पहला होता है, 1 कार्बन होता है तो मीथेन होता है, 2 कार्बन होता है तो एथेन होता है, 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन होता है, 4 कार्बन होता है तो ब्यूटेन होता है, 5 कार्बन पे पेंटेन होता है, 6 कार्बन पे हेक्सेन होता है, 7 कार्बन पे हेप्टेन होता है, और 8 कार्बन पे ऑक्टेन होता है, और 9 कार्बन पे न्यूमेन होता है, और 10 कार्बन पे ऑक्टेन होता है। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम सीरीज में बनते चले जाते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो पहला हमारा एल्केन श्रेणी का पहला तत्व हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। और इन सबका जो स्टडी हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब भी क्या होता है कि ऐसे हमारे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होते हैं। केवल किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से और कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन की बात करें तो इनमें क्या होता है, नाम नहीं होते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमारा ये डबल बॉन्ड का है, तो डबल बॉन्ड का है तो इसमें क्या होगा, एथीन। क्या होगा, एथीन।
और अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में, तो क्या होता है, ये एथेन। क्या होता है, एथेन। देख लो, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और डबल बॉन्ड है तो एथीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाता है हमारा, एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड पे क्या हो जाता है, एथाइन। देखिए यहाँ पर देख लीजिए समझ के, सिंगल बॉन्ड पे हमारा क्या होता है, एथेन, यानी ए एन ही होगा लास्ट में। जैसे सिंगल बॉन्ड है हमारा तो एथेन, डबल बॉन्ड है एथीन, और ट्रिपल बॉन्ड है एथाइन। ए एन ई, देखिए है बात में, ए एन ई, और ये क्या है, ई एन ई, और ये बाई एन ई। तो ये हाइड्रोकार्बन को हम 3 कैटेगरी में स्टडी करेंगे। पहला हमारा एथेन कहलाएगा, दूसरा हमारा एथीन कहलाएगा, और तीसरा एथाइन कहलाएगा। एल्केन, एल्केन ये क्या कहलाते हैं हमारे, देखिए यहाँ पर एक नाम और आता है, जो एल्केन होते हैं उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन और एल्काइन को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे एल्कीन को क्या कह सकते हैं, और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जो सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है और सैचुरेटेड। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब के लिए जय हिंद।